तो अगर मैं इस पीरियोडिक टेबल में देखूं और मैं एल्कली मेटल्स को अगर देखूं तो मेरे को एक बात बताया यार, ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने की फिराक में रहते हैं। सिमिलरली अगर मैं हेलोजन्स को देखूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस बनने की फिराक में रहते हैं। एक तरफ हो गया एल्कली मेटल, एक तरफ हो गया हेलोजन्स। एल्कली मेटल, हेलोजन्स, ओके। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्लोरीन के सामने सोडियम आया, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्लोरीन ले लेगा, ये बन जाएंगे ऐसे। तो क्लोरीन बन गया माइनस, उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम बन गया प्लस, उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका नोटेशन अगर मैं सिंपल करूं तो मेरे पास ये है क्लोरीन माइनस और Na प्लस। क्लोरीन माइनस एक एनायन है, सोडियम प्लस एक कैटायन है। अब जब एक एनायन एक कैटायन के सामने है तो क्या होगा, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, उन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और हमको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है बॉन्ड। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सो क्या होता है भैया आयनिक बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड formed between two or more atoms as a result of the complete transfer of one or more electrons from one atom to the another is called as ionic या फिर electrovalent bond। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब क्या है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वही एटम मतलब वही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया? सोडियम ने। इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? क्लोरीन ने, है ना। हमने केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत की थी एक बात को समझ के, वो बात थी कि बॉन्ड जब फॉर्म होगा जब एनर्जी रिलीज हो। मैं ये चाहता हूं मन की तसल्ली के लिए कि एक बार सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं सम कर लूं और देख लूं कि इनका भाई सम नेगेटिव आ रहा है, तो मेरे मन में तसल्ली हो जाए कि सोडियम क्लोराइड बनेगा। मैंने वही किया, आयनाइजेशन एंथैल्पी उठा के लाया सोडियम की 496 किलोजूल पर मोल, क्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी में लेके आया -349 किलोजूल पर मोल। दोनों का सम किया किलोजूल पर मोल प्लस साइन के साथ। तो मतलब हमने गलत सीखा था क्या कि एनर्जी रिलीज ना हो तो भी बॉन्ड बन जाएगा, है। इतनी सारी मेहनत की थी ग्राफ वगैरह बना के, तो वो गलत थी क्या? अरे वो सही थी। देखो एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि सोडियम क्लोराइड कैसा दिखता है तो वो दिखता है ऐसा। यस, ठीक है, जो ब्लू वाले हैं वो तो क्लोरीन माइनस है और जो रेड वाले आयन है वो है सोडियम प्लस। ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं। अब देख रहे हो बहुत सारे क्लोरीन माइनस, बहुत सारे सोडियम प्लस, ये एक फॉर्मेशन बना के रह रहे हैं जिसको कि हम बोलते हैं लैटिस। ये फॉर्मेशन और ये सॉलिड है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सॉलिड है, इस फॉर्मेशन को लैटिस बोलते हैं। अच्छा भाई, इस लैटिस में एक खास बात क्या है, देखो कि जब गैसियस स्टेट होती है तो उसके पार्टिकल जोर जोर से हिलते हैं और एनर्जी ज्यादा होती है। जब एक सोडियम का आयन और एक क्लोरीन का आयन मिलके, मान लो सिर्फ वो दोनों ही होते तो वो गैसियस फेज में होते और बड़े जोर जोर से इधर उधर रैंडमनेस के साथ हिल रहे होते। मान लो बहुत सारे सोडियम आयन, बहुत सारे क्लोरीन आयन आराम से सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं अकेले अकेले, तो बहुत ज्यादा रैंडमनेस है, सब गैसियस स्टेट में है। यहां पे क्या हो रहा है, वो क्या करते हैं कि वो सॉलिड बन जाते हैं इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आके। इसका मतलब यूनिवर्स में रैंडमनेस कम हो गई। और अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो अभी के लिए आप याद कर लो, जिसको मैं आपको समझाऊंगा टाइम आने पे। वो ये है कि जब भी रैंडमनेस कम होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहां पे इस लैटिस के बनने के कारण जो सॉलिड बन गया ना, ये जो अरेंजमेंट हो गया, इसके कारण एनर्जी रिलीज होती है जिसको कि हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ जब आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो एक और एनर्जी इन्वॉल्व है जिसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं।
जिसकी डेफिनेशन होती है ये कि लैटिस एंथैल्पी इज द चेंज इन एंथैल्पी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। किससे बनती है ये बनती है फ्रॉम इट्स अपोजिटली चार्ज आयंस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी मैं एंथैल्पी वर्ड यूज करता हूं तो उसके साथ स्टैंडर्ड स्टेट और स्टैंडर्ड कंडीशंस तो मुफ्त में ही आ जाता है। तो अब यहां पे ये हुआ, लैटिस बनने के कारण ये जो अरेंजमेंट हुआ इसके कारण एनर्जी रिलीज हुई। देखो कैलकुलेट करके बता दूंगा। आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन का डेटा है, सोडियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी, ये सब 1 मोल के लिए बात हो रही है, वो होती है -787 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए -787। इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर फाइनली नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि हम खाने में नमक डालते हैं वो। समझे बात को? 3 एनर्जी मेरे को ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जो है एक बात देखना चाहता हूं कि अगर मान लो मैंने आपको कोई भी 2 एटम दिए और मैंने आपसे पूछा कि यार आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप क्या बोलोगे? कुछ तो हमको पता होना चाहिए ना। इसके लिए अपन देखते हैं कि कंडीशंस क्या है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की, है ना। पहली कंडीशन है, सबसे पहले तो आप नेचर ऑफ द एटम्स चेक करो। सबसे पहले ये चेक करो कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होना चाहिए। इसका सिंपल सा चेक क्या होता है? एक एटम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, एक एटम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। ठीक है, एक एटम क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड, और एक एटम होना चाहिए राइट साइड, तभी उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आएगा, तभी जाके वो आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। पहली कंडीशन हो गई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरी कंडीशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पहली वाले से ही रिलेटेड है, मतलब अगर कैटायन फॉर्मिंग है तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से काम होगा। देखो अगर कार्बन हो गया ना तो उस पर 4+ का चार्ज देना अपने लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए 1 2 3 इसी में काम हो पाएगा। और अगर एनायन हुआ तो 5 6 7 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हमारा काम होगा। तो ये दूसरी कंडीशन होगी, पहली से रिलेटेड है। तीसरी कंडीशन तो आपको पता ही है, ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी होना चाहिए है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, सो देयर मस्ट बी ओवरऑल डिक्रीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, इन तीनों को हमको ध्यान में रखना है। अगर इन तीनों का सम नेगेटिव हुआ तो हमारा काम हो गया, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो नहीं बनेगा। तो 3 कंसिडरेशन हो गई। आयनाइजेशन एंथैल्पी को अब इंडिविजुअली देखते हैं। 3 एनर्जी थी, तीनों को अब इंडिविजुअली देखने वाले हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी में बोलता हूं कि कम होनी चाहिए। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हुई तो हमारा फायदा है। जितनी कम एनर्जी से मैं कैटायन बना सकूं उतना बढ़िया, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एंथैल्पी है जो पॉजिटिव होती है, तो हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो। दूसरी एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। भाई अगर एटम को इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है तो वो हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो जनरली हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत हाई हो। ठीक है, चलो तीसरी चीज लैटिस एनर्जी। ये तो आपको बताइए, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज्यादा फेवरेबल होगा। यहां पे आप बात समझ रहे हो, हमको वो सारे फैक्टर चाहिए हैं जो कि एनर्जी रिलीज को फेवर करें। तो 3 हो गए, आयनाइजेशन कम और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लैटिस एनर्जी ज्यादा। ठीक है, ये 3 कंडीशंस एनर्जी की इंडिविजुअल हमने देख ली। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 एलिमेंट्स का ए बी सी और डी का आपके सामने पेश है। आपको इसमें बताना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इनमें चारों में ए बी सी डी में किसकी सबसे ज्यादा होगी। बस एटम्स आइडेंटिफाई कर लो। सबसे पहला है हीलियम, नोबल गैस, काम नहीं हुआ। दूसरा है कार्बन, यार कार्बन ना तो लेफ्ट में ना राइट में, मजा नहीं आया। तीसरा है मैग्नीशियम, यस
इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट की तरफ होता है, हमारे सारे क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। डी है आर्गन, नोबल गैस। नोबल गैस को तो देखते ही मना करना है, इनसे बॉन्डिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट है कि लैटिस एनर्जी को यार कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आयनाइजेशन हमने, और आयनाइजेशन और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हमने कहां पे पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल में। तीसरी एनर्जी कौन सी बची, लैटिस एनर्जी। उसको हम थोड़ा बहुत अभी यहां देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हम सॉलिड स्टेट में देखेंगे। तो एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी है, वो प्रोपोर्शनल होती है Z प्लस Z माइनस अपॉन R के। Z प्लस मतलब चार्ज ऑन केटायन, Z माइनस मतलब चार्ज ऑन एनायन अपॉन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी भी इन्हीं के प्रोपोर्शनल होती है। तो दो फैक्टर हो गए, चार्ज और डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस को देखते हैं। जितना ज्यादा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा कैटायन और एनायन के बीच में, लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी। सही बात है ना, जितना पास में रहेंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब मैं जितना ज्यादा रेडियस बनाऊंगा उतनी कम लैटिस एनर्जी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे R जो है वो R प्लस और R माइनस है, इंटर आयनिक डिस्टेंस। दूसरी बात, एग्जाम्पल में आपको दिख जाएगा NaCl KCl, क्लोरीन दोनों में सेम है। सोडियम सोडियम प्लस K प्लस से छोटा होता है ना, सोडियम प्लस K प्लस से छोटा है। इसका मतलब लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, सोडियम प्लस वाले केस में ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसका R कम है। सेकंड केस चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, Z प्लस चार्ज ऑन कैटायन, Z माइनस चार्ज ऑन एनायन। इसका एग्जांपल है MgO की लैटिस एनर्जी NaCl से ज्यादा होती है। मैग्नीशियम पे 2 प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज, सोडियम पे +1, क्लोरीन पे -1, तो आप डायरेक्टली रूल से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है, बहुत सिंपल है। NaCl CHCl में किसकी ज्यादा होगी, साइज जिसकी ज्यादा उसकी लैटिस एनर्जी कम। जितनी कम लैटिस एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी, क्योंकि कम एनर्जी रिलीज हुई है, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा NaCl। कम साइज वाला ज्यादा स्टेबल होगा लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन के केस में। तो इसमें क्या है, इसमें चार्ज का डिफरेंस है, एनायन की साइज तो बराबर है, चार्ज का डिफरेंस है मेजरली। तो मतलब MgCl2 की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि Mg पे +2 का चार्ज है, Na पे +1 का चार्ज है, तो आंसर देना बड़ा ही सिंपल है। अब NaCl, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना तो +1 Na की Cl की -1, MgO +2 Mg की -2 O की, FeO +2 Fe की -2 O की, Fe2O3 Fe की तो +3 है और ऑक्सीजन की -2 है। यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, या फिर किस कैटायन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए और किस एनायन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, सेम आयरन होने के बावजूद भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहे हैं। इसको समझने के लिए हमको इलेक्ट्रोवैलेंसी को पढ़ना पड़ेगा। जनरल केस में तो वैलेंसी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हुआ तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देते हैं। सिंपल सी बात है ना। अब देखते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम पोलर वैलेंस भी बोलते हैं, और ये वैलेंस ऑफ एन आयन है इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसने एक्वायर किया है बॉन्डिंग करने के बाद, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले ये एस ब्लॉक आ गया, सबसे सिंपल सबसे शानदार एस ब्लॉक होता है। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी देखते हैं। इसमें सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, एल्कली मेटल एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +1 की इलेक्ट्रोवैलेंसी, फिर एल्कली अर्थ मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है ना, तो +2 की इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, टी ब्लॉक आने वाला है। टी ब्लॉक से तो पीरियोडिक टेबल के टाइम से कुछ कुछ होता है ना। इसमें जो है वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, या आप आयरन के केस में ऑलरेडी देख चुके हो। इसकी वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी के पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि इसका कोर ही अनस्टेबल होता है, बेचारा कितनी भी मेहनत कर ले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना ही नहीं सकता। जैसे कि आयरन है, अब अगर इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। कोई भी न्यूक्लियस 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देगा। हमको तो फेवरेबल केस चाहिए ना, 6 इलेक्ट्रॉन में चलो इनफाइनाइट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी मैंने लूज तो करा दी, पर बॉन्डिंग कभी स्टेबल हो ही नहीं पाएगी, एनर्जी लॉस होगी नहीं कभी किसी भी सिचुएशन में, है ना। तो इसलिए जो है इसका कोर अनस्टेबल होता है, इसलिए एक रीजन हो गया इसकी वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी का।
दूसरा रीजन हो गया कि इनकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज है ना, उसमें डिफरेंस बहुत कम होता है। ये हमने एल्यूमिनियम के केस में भी देखा था, जब हम स्टेबिलिटी ऑफ क्या देख रहे थे, हम स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे थे, उसमें हमको थोड़ा बहुत आइडिया है। इस कारण क्या होता है कि इनमें वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी आ जाती है। जैसे Fe की होती है +2+3, मैंगनीज तो हद्दी बचा देता है, +2+3+4+7 में रह सकता है। इस कारण क्या है, इस कारण जो है इनकी वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी आती है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक की इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये भी वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी रखता है। यहां पे जब आपको रीजन बताऊंगा ना, तो आपको एक बार के लिए तो हंसी आ जाएगी। चलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है यहाँ पे। इसका रीजन क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? टेंडेंसी ऑफ द s सबशेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ p block to become inert to bonding in the elements at the bottom of the groups. बॉटम ऑफ द ग्रुप्स, p ब्लॉक का बॉटम, वहां पे हमने एक स्पेशल चीज पढ़ी हुई है जो पीरियोडिक टेबल में बार बार एक्सेप्शन बन के सामने आ रही थी। पुअर शील्डिंग से रिलेटेड तो नहीं है? हाँ, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। ये रही आपके सामने पीरियोडिक टेबल। अब आप ये जो हाईलाइटेड नीचे वाली चीजें हैं, नीचे वाले एलिमेंट से, इनको ध्यान से देखो। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल थेलियम, पीबी, बीआई, इनको देखो, जब ये भरे उससे पहले पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स एफ में जा चुके थे, डी में जा चुके थे, तो गंदी वाली पोर शील्डिंग हो रही होगी। मतलब जो बाहर के बेचारे एस इलेक्ट्रॉन हैं, उनको तो ऐसा लगेगा कि सारा का सारा न्यूक्लियर चार्ज उन पे ही लग रहा है, तो वो बाहर जाने की सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो आपके पास सल्फर है ना, वो अब जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ना। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, पर फॉस्फोरस के करस्पॉन्डिंग जो बीआई है वो 3 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है ये, आप लेड पे फोकस करो। ये वाली जो रिंग है इसमें 10d इलेक्ट्रॉन, ये वाली रिंग में 10d 14f, ये वाली रिंग के अंदर में 10d, तो टोटल मिला के 44 d एंड f इलेक्ट्रॉन हो गए। वो पुअर शील्डिंग करेंगे तो जो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो लूज होने में पेन मारेंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ये कि Tl की, थेलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +3 से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सिमिलरली लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +4 से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, और बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +5 ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, है ना। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो थेलियम के ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनमें सब में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी, पर थेलियम में अकेले में +1 ज्यादा स्टेबल। सिमिलरली लेड के जो ऊपर वाले हैं उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। सिमिलरली जो बिस्मथ के ऊपर वाले हैं उसमें +5 ज्यादा स्टेबल है, पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो पी ब्लॉक के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जैसे कि आपके सामने है ये क्वेश्चन, PbCl4 तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, पर PbI4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको एक्सप्लेन करने की अपन कोशिश करते हैं। PbCl4 में लेड +4 में है, मतलब PbI4 में लेड फिर से +4 में है। अब देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण Pb+4 कम स्टेबल है Pb+2 में। इसका मतलब लेड की तो ये इच्छा है कि अब वो +4 से मौका मिलते ही +2 में चला जाए, है ना, क्योंकि उसको पता है कि मेरी +2 ज्यादा स्टेबल है, तो वो +4 से +2 में जाने की कोशिश कर रहा है। तो अपन रिएक्शन लिखते हैं, Pb+4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb+2 बन जाएगा। और अब बात आती है रिड्यूसिंग एबिलिटीज की। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे आपके सामने ये रिएक्शन है, Pb+4 4 Cl- आयन से मिला और PbCl4 बना। अब जो है, जब अगर मान लो ये टूट रहा होता तो ये PbCl2 और Cl2 में टूटेगा। PbCl2 में उसके +2 है, पर +2 कैसे हुआ, उसने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लिए, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनना, PbCl4 को PbCl2 बनने के लिए क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन है सपने देख रहा है लेड, क्लोरीन को ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है क्या? क्लोरीन तो बहुत
वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन देने में बहुत दर्द होता है, ठीक है, इसीलिए वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल हो जाएगा। पर अगर मैंने हीट कर दिया तो मैंने क्लोरीन को जबरदस्ती करी कि तू अपना इलेक्ट्रॉन लेड को दे, पर आयोडीन को तो किसी इन्विटेशन की जरूरत ही नहीं है, उसका तो खुद का ही मन रहता है कि यार मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, उसको इलेक्ट्रॉन इतना पसंद ही नहीं है। तो PbCl4 में नहीं हुआ, पर PbI4 में लेड आयोडीन क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो लेड आयोडीन को मजबूर कर सकता है। आयोडीन ने देखो अपना इलेक्ट्रॉन लूजली पकड़ रखा है, तो लेड उसको मजबूर कर सकता है ला इलेक्ट्रॉन दे, मेरा इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, पता तुझे, उस इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण अगर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिले ना तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी बस। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का जादू ये है ना।